Hey, my champions. So, welcome back today. Today, we're gonna continue with our topic that we have started of business law, that is the Companies Act 2013. So, we're gonna continue this topic, and this is one will be the last video of this chapter. इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर बेसिकली बोले तो द कंपनीज एक्ट हमारा जो हमने स्टार्ट किया था वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट 13 पार्ट्स में हम ये क्या है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। So, without wasting any time, let's start it, guys. सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। आपको मैं सबसे पहले कराता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसकी नोटिंग देने से पहले गाइज आपको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में एक एग्जांपल से आपको इसको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे सपोज ये एक कंपनी है, दिस इज अ ABC लिमिटेड। ओके गाइज, इसका जो AO है, AOA है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया AOA क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। AOA में लिखा हुआ है ओनली MD मैनेजिंग डायरेक्टर कैन साइन contracts binding on company। ठीक है, तो इसके एओ में ये लिखा हुआ मतलब इस कंपनी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सिर्फ वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो कि बाइंडिंग होंगे कंपनी पे। मतलब कंपनी बाउंड हो जाती है जिन कॉन्ट्रैक्ट से, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कौन साइन करेगी, मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेंगे। ओके गाइस, अब क्या होता है, इस कंपनी का जो एक ये पर्सन होता है, ये है मार्केटिंग मैनेजर मान लो। ओके गाइस, ये मार्केटिंग मैनेजर है। ये एक मिसेस वाई से क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर लेटर जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की डेट आती है और ये कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी बिहाफ, यानी इसमें ये इसका अपना पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, कंपनी के रिसोर्सेज यूज होंगे, कंपनी को कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा। तो दिस विल भी कंपनी के बिहाफ पे इसने साइन करा है। ऐसा मान करके चलो इसने इसके साथ एक डील साइन कर लिया है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर ने। लेकिन कंपनी के एओए में क्या लिखा हुआ है कि एमडी साइन करेंगे सिर्फ। तो अब इस चीज़ में क्या हो जाता है, तो जब ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की डेट आती है, सो कंपनी refuses to perform या फिर honor the contract। जो मिस्टर वाई होता है ये कहता है I don't know about the provision। इसको रूल लिख लो, रूल। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ये मिस्टर वाई है, जब कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बात होती है, तो जो कंपनी है वो रिफ्यूज़ कर देती है टू परफॉर्म या फिर ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मिस्टर वाई होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एमडी वाला क्लॉज है आपकी उसमें एओ में, तो ही डोंट नो, यानी उसको नहीं पता था इस चीज़ को। ठीक है, तो जब ये केस कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि इट इज़ his responsibility to read the document of company with which it is going to contract with। तो बेसिकली कोर्ट क्या डिसाइड करता है, कोर्ट ये कहता है कि ये इसकी मिस्टर वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जिस भी कंपनी के साथ साइन कर रहा है, जिस भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, उसके क्या है डॉक्यूमेंट्स को रीड करे। यू गेटिंग इट गाइज? तो कहीं ना कहीं आपको एक उसकी तरह लग रहा होगा, अल्ट्रा वायरस की तरह लग रहा होगा कि लाइक अल्ट्रा वायरस एक्ट था क्योंकि उसके मेमोरेंडम से मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर था,
तो वो था जो अल्ट्रा वायरस है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक था कि ऑब्जेक्टिव से बाहर है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि इसमें क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो पर्सन है इस पर्सन को कह रहे हैं कि यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द डॉक्यूमेंट। अब मिस्टर वाई ने इसका एओए नहीं पढ़ा, ये मिस्टर वाई की गलती है, कोर्ट ने डिसाइड किया। तो इस पूरे केस के उसमें क्या प्रोविजन निकला, कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ क्या कहता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम ये अज्यूम कर लिया जाएगा या हम अज्यूम कोर्ट ये अज्यूम कर लेगा कि उसने उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड किया हुआ है। तो दिस इज प्री एज्यूम्ड, मतलब ये चीज़ पहले से अज्यूम करी जाएगी। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता था, इग्नोरेंस आपका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है कि लाइक मुझे नहीं पता था, तो इसमें आप गलत प्रूफ हो गए। अब मिस्टर वाई ने बोला कि मुझे नहीं पता था, तो इसमें क्या हो गया कि इसकी गलती हो गई कि इसने इसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट को रीड नहीं किया। अब बेसिकली इसका मैं थोड़ा आपको आई होप समझ आ गया होगा, तो मैं आपको इसकी वो दे देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, जो कंपनी के एओए और जो एमओए है, ये जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना, यानी कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जा करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देती है, तो ये दोनों चीज़ें क्या बन जाती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है। यानी कि हर पब्लिक इसको जा करके एक नॉमिनल फीस दे करके रजिस्ट्रार के पास जाए, रजिस्ट्रार को नॉमिनल फीस दे जितना भी हुई है, मतलब मैक्सिमम 50 रुपये तक होता है, 50-100 रुपये उतना दे, और ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकती है किसी भी कंपनी के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीक्रेट चीज़ होती है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि ये इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ यही कहता है कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसने कंपनी के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को और इन्फॉर्मेशंस को क्या है, रीड करा हुआ है अच्छे से, ठीक है, सो दैट कि बाद में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वो ये नहीं बोल सके कि मुझे नहीं पता था। अब इसकी मैं आपको नोटिंग दे देता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पीओवी से काम की है। आप 2 पॉइंट में इसकी नोटिंग ले सकते हैं मेरे से। सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the रजिस्ट्रार। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है गाइस, अगर आप इसको ठीक से समझो, कि सेक्शन 399 के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब तो क्या है कि गाइस आपको पता है डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको जा करके जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्मेट में फिजिकली आपको जा करके सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी घर बैठे बैठे भी चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोई भी डॉक्यूमेंट केप्ट टू द रजिस्ट्रार। तो आपको पता है रजिस्ट्रार कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, एमओए, एओए, ठीक है ना, और भी कंपनी के बहुत सारे रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, सब्सक्राइबर्स टू द एमओए कौन कौन से हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या है, रजिस्ट्रार के पास होते हैं, रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं। तो कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या है रजिस्ट्रार के पास रखे हुए हैं। तो किस इस कंपनी का सारा चिट्ठा आपको पता है रजिस्ट्रार के पास होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है एक पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। तो दिस इज़ अ नॉर्मल सी चीज़ गाइस, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया है इसलिए था क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी पर्सन पढ़ सकता था, इसी वजह से कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, आपको यहाँ से और क्लियर होगी ये चीज़, ये पॉइंट रीड करना गाइज। द मेमोरेंडम एंड एओए लिख लो इसको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ a company when registered with ROC become public document and they are
available for inspection by any person on the payment of a nominal fees. थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore it is the duty of every person dealing with a company to inspect its document and make sure its contract is in conformity with their provisions. However, it is presumed that the person dealing with company have read आ सकते हैं यहाँ पे, read all the documents relating to his contract. However, it is presumed that a person dealing with the company have read all the documents relating to his contract. However, it is presumed that a person dealing with the company have read all the documents relating to his contract. Whether he has read it or not. ओके, तो ये 2 पॉइंट मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, कह रहा है द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। मैंने आपको अभी ये चीज़ बोली कि जो मेमोरेंडम है एंड आर्टिकल है, क्या है वो, क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है जब आरओसी के पास, तो ये क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी इनको जाकर के देख सकता है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं बाई एनी पर्सन, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जाकर के वो कर सकता है, इनको इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। अब जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स फ्री में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जो पर्सन्स होते हैं, कोई अदर आउटसाइडर है, तो वो एक नॉमिनल फीस पे करके इस चीज़ को देख सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कंफर्मिटी विद देयर प्रोविजंस। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि ये ड्यूटी होती है हर एक पर्सन की जो कंपनी के साथ डील कर रहा है कि वो इंस्पेक्ट करें डॉक्यूमेंट को, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट को, एंड मेक श्योर करे कि ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो कंफर्मिटी है किसके, उसके प्रोविजंस, मतलब कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से मतलब सही बैठ रहा है। यानी कि कंपनी के प्रोविजंस में कुछ और लिखा हुआ है और कंपनी के प्रोविजन से बाहर जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी की औकात से बाहर का टाइप का। ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाउएवर इट इज प्रीज्यूम दैट अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी have read all the documents relating to his contract whether he has read it or not। ठीक है, तो ये कह रहा है कि however, ये चीज़ तो है कि ड्यूटी है उसकी,
बट हाउएवर इट इज़ प्री एज्यूम, ठीक है ना, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, पहले से हम इसको मान लेंगे कि जो भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ उसने क्या किया है, रेड कर लिया, उसने पहले से रीड कर लिए हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उसको सही लगते हैं, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, रीड कर लिए हैं, चाहे उसने उसको रीड किया हुआ है नहीं रीड किया, वेदर एक्चुअली में उसने चाहे उसको रीड किया हो या ना किया हो, बट ये हम क्या कर लेंगे, पहले से अज्यूम करके चलेंगे कि उसने ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लिया हो। ओके गाइस, अब मैं आपको एक बार बुक से भी रीडिंग दे देता हूँ इसी टॉपिक की। ये है टॉपिक ये दे रखा है बट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये लिखा हुआ है। तो ये 2 पैराग्राफ से मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए यहाँ पे, जो मैंने लिखवाया आप वो चीज़ याद कर सकते हो। ये पॉइंट है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप इन चीज़ को भी एक बार पढ़ लो और इनको याद कर लेना। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इन चीज़ को याद करवा लो, मैं इसको कॉपी नहीं करवा रहा हूँ दोबारा से, मैं आपको ये चीज़ पढ़वा देता हूँ एक बार। वेदर पर्सन रीड्स इसमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है। अब देखो ये लास्ट लाइन पढ़ो, दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन और इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब मैंने आपको बताया ना कि पहले से अज्यूम कर लिया जाता है दैट कि पर्सन जो एंटर कर रहा है कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया है। तो जिस दैट प्रिजम्पशन, ये प्रिज्यूम किया हुआ है या फिर इम्प्लाइड नोटिस है, कि मतलब पहले से अज्यूम किए हुए ये जो चीज़ है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। तो आप इसके जो लास्ट में पॉइंट मैंने आपको लिखवाया उसके लास्ट में लिख सकते हो, दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, अब मैं आपको ये चीज़ करवाता हूँ। वेदर पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। He is not only presumed to have read the document but also understood them in their true perspective तक रखो इसको। तो ये पॉइंट क्या कहता है, ये चीज़ कहता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वो एक्चुअल मीनिंग ये कह रहा है कि वेदर पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, पर्सन ने डॉक्यूमेंट को रीड किया है या नहीं किया है, ही इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको मान लिया जाएगा, पहले से अज्यूम कर लिया जाएगा ये चीज़ कि उसको क्या है, नॉलेज है कंटेंट ऑफ द, जो डॉक्यूमेंट में कंटेंट है उसकी नॉलेज है उसको पहले से। ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट, ये नहीं माना जाएगा कि उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, ये भी अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने उस डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स हैं उनको करेक्ट तरीके से समझा है, अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, यानी जो उनके एक्चुअल मीनिंग था वही मीनिंग में उनको समझा है, ये नहीं कि उसने अपने तरीके से कोई जजमेंट निकाल लिया है। नाउ ये सेकंड चीज़ क्या कहते हैं, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बट ऑल्सो ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज स्पेशल रेजोल्यूशंस एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। तो ये चीज़ क्या कह रहा है, ये चीज़ कह रहा है कि हर पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसके लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब प्रिजम्पशन मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ पे मतलब है कि अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस से आप सिर्फ ये मतलब निकालना कि ये पहले से जो अज्यूम करी हुई वो है चीज़ है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि पर्सन को नॉलेज है डॉक्यूमेंट्स की। तो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द एमओए एंड एओए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम ये नहीं मानेंगे कि उस पर्सन को सिर्फ एमओए एंड एओए की नॉलेज है, उस पर्सन को अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की भी नॉलेज है सच एज स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होने से पहले जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, तो वो सारी चीज़ें भी उसको क्या होनी चाहिए, हम अज्यूम कर लेंगे कि उसको पता है। ठीक है, यहीं पे तक था, यही था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसी की एक्सेप्शन है, यानी इसका उल्टा है, वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको फटाफट एक केस लॉ से सॉल्व करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका एक केस लॉ था जो कि बहुत फेमस था, उसी केस लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये था एक बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक, एंड ये थी एक एक्स कंपनी, मान लो इसको। ओके, इसके ये 2 पर्सन और ये इसका एक पर्सन जो कि ये था मैनेजर, बैंक का मैनेजर था। तो ये कंपनी के जो 2 डायरेक्टर्स होते हैं, ये कंपनी के इस मैनेजर के पास क्या जाते हैं, लोन के रिक्वायरमेंट के लेकर के जाते हैं, और ये पर्सन इनको क्या कर देता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब लोन प्रोवाइड करने से पहले ये चीज़ क्या बोलता है, इस पर्सन ने क्या है,
जो कंपनी का है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, डील कर रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से इसको क्या है, कंपनी के अज्यूम कर लिया जाएगा कि इसने सारी डिटेल्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है। तो ये पर्सन क्या कहता है कि भाई आपका जो एओ है, एओए है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी बोरोइंग कर रही है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी ला करके दो। तो इस इन पर्सन ने क्या किया, इसने तो अपनी तरीके से मांग लिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी ला करके दो। अब कंपनी के मान लो कि ये 4 मेंबर थे, ओके, इन्होंने इन दोनों का अप्रूवल ले लिया और स्पेशल रेजोल्यूशन कर दिया। बल्कि स्पेशल मीटिंग जो हुई थी स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, उनको इस इन दो पर्सन को बुलाया नहीं मीटिंग में, सिर्फ इन दो पर्सन को बुलाया और स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, बैंक मैनेजर को जाकर के दे दिया। अब मैनेजर को स्पेशल रेजोल्यूशन मिल गया, उसको लगी हाँ भाई सेटिस्फैक्शन हो गई, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन वाला क्लॉज था वो मिल गया, तो इसने क्या कर दिया, इसको लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ हुई। अब ये लोन क्या था, सिक्योर लोन था। किससे, बॉन्ड से। सिक्योरिटी क्या थी, सिक्योरिटी थी बॉन्ड्स, यानी कंपनी के जो बॉन्ड्स थे वो सिक्योरिटी इस लोन के अगेंस्ट में। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये कंपनी किस में चली जाती है, वाइंडिंग अप में चली जाती है। वाइंडिंग अप यानी कंपनी बंद होने वाली है। तो अब वाइंडिंग अप हो रही है तो एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मतलब जिसका प्रोफेशन होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या होता है, कंपनी के सारे एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करता है, तो दैट पर्सन इज लिक्विडेटर। तो अब ये लिक्विडेटर का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टर्कवांड। एक सेकेंड गाइस, TUR, टर्कवांड। तो ये पर्सन क्या करता है, इसके स्पाइक्स बना देते हैं। तो ये टर्कवांड क्या करता है, ये कंपनी को वाइंड अप करना स्टार्ट करता है, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहा होता है, वो कर रहा होता है सारी चीज़ें। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक को पता चलता है कि भाई ये कंपनी बंद हो गई है, तो मैं भी अपना जो सिक्योरिटी थी बॉन्ड्स उसके अगेंस्ट में पैसा लेकर के आऊँ। तो ये क्या करता है, बॉन्ड्स लेकर के चले जाता है कंपनी के पास कि भाई मेरे को भी पैसा दे दो, कंपनी तो बंद हो गई है, मैंने लोन दिया था, लोन के अगेंस्ट मेरे को सिक्योरिटी दी थी बॉन्ड्स की, अब मेरे को इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में पैसा दे दो, मैं आपको बॉन्ड्स दे देता हूँ, आप मेरे को पैसा। बॉन्ड्स इज बेसिकली नॉर्मल एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है जिसमें क्या है, बॉन्ड्स लिखे होते हैं, इसमें अमाउंट लिखा होता है कि ये क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना गाइस, वैसे ही बॉन्ड्स भी होते हैं। डिबेंचर में क्या है, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, इतना डिफरेंस समझ लो आप। तो ये पर्सन जाता है रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास। अब जो टर्कवांड होता है वो देखता है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन तो क्या है, फेक कॉप है, फेक है। लाइक जो ये स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके बेस पे लोन प्रोवाइड किया था, फिर ये बॉन्ड्स हुए थे, तो ये बॉन्ड्स को क्या कर देता है, ये मना कर देता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा। ये टर्कवांड क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ये बॉन्ड्स को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन को बोल देता है ये फेक है, जो कि सही भी बात थी भाई, क्योंकि सिर्फ दो बंदों के उसमें पास किया था, इन डायरेक्टर ने फ्रॉड किया था, सिर्फ दो बंदों की मीटिंग बुलाई और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया और नकली स्पेशल रेजोल्यूशन इसको दे दिया। तो अब मैनेजर को बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने। तो ऐसे केस में क्या हुआ था, अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से अगर देखा जाए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से तो मैनेजर ने अपनी ड्यूटी पूरी करी। उसने क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन एओ में लिखा हुआ था, उसने एओए रीड करा, एओ के हिसाब से उसने स्पेशल रेजोल्यूशन मांगा कंपनी से, कंपनी ने उसको ला करके दिया। अब ये डॉक्यूमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन ही फेक निकला। ये चीज़ क्या है, इसकी पावर के बियॉन्ड है। क्यों, क्योंकि कंपनी में इंटरनली क्या चल रहा है ये चीज़ ये पर्सन नहीं पता कर सकता। तो इस वजह से इंडोर मैनेजमेंट आया। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ रहे हो क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कहीं ना कहीं कंपनी के राइट प्रोटेक्ट हो रहे थे। क्यों, ये बोल रहे थे हम कि सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। अब इंडोर मैनेजमेंट में ये कहना चाह रहे हैं हम कि इस पर्सन को जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन की औकात के बाहर थी ये चीज़, कि वो ये जा करके भी चेक करे कि इंटरनली मीटिंग कैसे हुई, कब हुई, कौन कौन मेंबर आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसमें इंडोर मैनेजमेंट इस वाले केस लॉ में, इस केस लॉ का नाम था वैसे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। टर्कवांड क्या था, एक लिक्विडेटर था। तो टर्कवांड ने ये बोला था ना कि ये रिजेक्ट कर दिया है, स्पेशल रेजोल्यूशन फेक है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड हो गया था, केस लॉ का नाम था, ठीक है। तो अब इस केस लॉ में जो डिसीजन दिया गया था वो ये दिया गया था मतलब रॉयल ब्रिटिश बैंक के फेवर में डिसीजन दे दिया गया था और रॉयल ब्रिटिश बैंक को ये बॉन्ड्स को लेकर के क्या है इसका अमाउंट रिसीव हो गया था। अब इसका मैं आपको नोटिंग देता हूँ तो आप उसे समझ जाओगे कि इसमें क्या डिसीजन दिया गया था। As per the doctrine of indoor management, इसको इस
तरीके से स्टार्ट मत करो, क्योंकि एक्सेप्शन है ना। तो पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस को देखते हैं। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, it is presumed that every person dealing with the company is fully aware and knows the content of the document of the company. However, this does not mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. If an act is authorized by MOA and AOA, an outsider is entitled to assume that all the details, formalities for doing that act have been observed. अब इस केस लॉ का क्या है, डिसीजन भी कहीं ना कहीं यहीं छुपा है। अब देखो, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या कह रहा है, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से क्या किया जाता है, इट इज प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज फुली अवेयर एंड नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से हमने अभी पढ़ा कि ये क्या है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी है उसके पास क्या है, वो फुली अवेयर है और जानता है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है और वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय एमओए एंड एओए, यानी कि कोई काम अगर ऑथराइज है, मतलब वो काम जस्टिफाइड है, वो काम विद इन द पावर ऑफ कंपनी है, एमओए एंड एओ के अकॉर्डिंग वो काम बिल्कुल सही है, तो एक आउटसाइडर ये मान सकता है, एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट, एक मतलब आउटसाइडर है उसको ये चीज वो अज्यूम कर सकता है, अपने हिसाब से अज्यूम कर सकता है दैट ऑल द डिटेल्स फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व, कि जो भी डिटेल्स हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, लाइक मीटिंग करना या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना, कुछ भी उस काम को करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंपनी ने क्या है अपने पर्सनल लेवल पे कंप्लीट कर दी होगी। तो इस केस में, अब इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी। अब कोई पर्सन इसको ऐसे वो कर सकता है कि ये जो मैनेजर है इसके कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी इस स्पेशल रेजोल्यूशन की, लेकिन जो इस पर्सन की कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए थी वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन मांगे। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं मिलता और पर्सन फिर भी लोन दे देता तो यहाँ पे इसकी गलती हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने एओए नहीं पढ़ा। एओए में लिखा हुआ था कोई भी लोन लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेकिन अब ये क्या है, बात स्पेशल रेजोल्यूशन से अंदर चले गई, ये इंटरनल रेगुलेशन की बात हो गई। तो अब इस चीज़ में क्या आ जाता है, इंडोर मैनेजमेंट में एक्ट प्ले में आ जाता है। इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि एक पर्सन को कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से उसको जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर कोई एक्ट
जो कि जस्टिफाइड बाय एमओए एंड एओ है, ये जो लोन लेना ये जस्टिफाइड बाय एओए था, कंपनी के लोन ले सकती थी, उसके एओ में लिखा हुआ था, लेकिन स्पेशल रिजन चाहिए था, तो यही चीज़ थी। तो ये जस्टिफाइड बाय एओए था, जो भी लोन लिया ये लोन क्या था, जस्टिफाइड था। लेकिन तो इस केस में ये बोलता है कि जो एओए से एक्ट जो जस्टिफाइड है, तो ये पर्सन अज्यूम कर सकता है कि उस लोन लेने के पीछे जो भी बाकी की फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो कंपनी ने अपने लेवल पे पूरी कर दी होंगी। तो ये पर्सन यहाँ पे बिल्कुल सही था। तो इंडोर मैनेजमेंट के केस में इस चीज़ को टर्कॉन्ड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड के केस में क्या था, कंपनी को जो ये था बैंक मैनेजर था रॉयल ब्रिटिश बैंक, इसको कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया था, एंड जो बॉन्ड्स का अमाउंट था, वो जो भी लोन का अमाउंट था वो रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या कर दिया था, प्रोवाइड कर दिया था। अब इसका क्या है, एक्सेप्शन है, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, मतलब इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन है। तो यानी कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम किसी आउटसाइडर को प्रोटेक्ट ना करके किसी इनसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो अजम्पशंस क्या हैं वो मैं आपको आपकी मॉड्यूल पे लेकर के चलता हूँ। अब गाइज अगर आप ठीक से समझो तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये क्या कह रहा था कि आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर है, उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। तो ये क्या कर रही थी, कंपनी को बचा रहा था कहीं ना कहीं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको बचा रहा था, कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर हमने पढ़ा इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि जो आउटसाइडर है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, ये किसको, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा था। पिछले केस में जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था उसमें क्या है, आउटसाइडर का राइट इन वो हो रहा था ना, हम ये बोल रहे थे ना कि भाई तुमने आए, तुम्हारी गलती है, तुमने पढ़ करके नहीं आए, ठीक है। अब इंडोर मैनेजमेंट में ये कह रहा है कि बंदा, कोई भी पर्सन आउटसाइडर कंपनी की इंटरनल वाली चीज़ों को पता नहीं कर सकता। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एक्सेप्शन है वो है इंडोर मैनेजमेंट। यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये कह रहे हैं हम कि आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट हम ये क्या कह रहे हैं, इंडोर मैनेजमेंट हम कह रहे हैं कि जो आउटसाइडर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या है, इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन हो गया। अब इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन है, तो यानी इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन हो गया, मतलब वो क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें हम जो आउटसाइडर है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें हम कंपनी का साथ देते हैं। इंडोर मैनेजमेंट के कुछ ऐसे केसेस जिसमें हम आउटसाइडर को प्रोटेक्ट ना करके कंपनी का साथ देते हैं, वो कौन से केसेस होते हैं। सबसे पहला एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अब बेसिकली क्या है कि सपोज करो इसी एग्जांपल में इस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अफवाहें थी एंड बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या था कि पहले से इसके बारे में पता थी कि ये इरेगुलरिटी करती है, मतलब ये कहीं ना कहीं फ्रॉड करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। फिर भी इस पर्सन ने क्या है, जो मैनेजर है, इसने नेग्लिजेंटली बिहेव किया, उसने चेक नहीं कराया स्पेशल रेजोल्यूशन वाली थिंग, उसको शक था इस चीज़ पे पर उसने चेक नहीं किया। तो तब क्या करेंगे, तब इस चीज़ में इसको ही गिल्टी ठहरा देंगे, बोलेंगे कि भाई इरेगुलरिटी थी, आपको पता था कि आपको शक भी था, तो आपने इसको इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया। तो उस केस में क्या है कि इस कंपनी में रॉयल ब्रिटिश बैंक को लोन नहीं मिलेगा, उस कहीं ना कहीं उसमें ये जो टर्कॉन्ड वाला बंदा था ये रिजेक्ट कर सकता था उस चीज़ को। क्यों, क्योंकि इसमें इस पर्सन की गलती है कि इसने, अगर इसको पता थी इरेगुलरिटी के बारे में, तो इसने इस चीज़ को इंक्वायरी क्यों नहीं करी। तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर उस पर्सन को एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होती है तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम जो है आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज़ नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी। मतलब ये कह रहा है कि जो ये रूल है इंडोर मैनेजमेंट, ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा अगर जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको पहले से नोटिस था, उसको पहले से अवेयरनेस थी, मतलब या तो बहुत श्योर था या तो उसको थोड़ा बहुत अंदेशा था किसके बारे में, इरेगुलरिटी के बारे में, कि मतलब कुछ तो गलत चल रहा है। तो अगर उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया था तो उसको ये रूल प्रोटेक्ट नहीं करेगा उस पर्सन को। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब 2 पॉइंट और हैं इसके, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अब पिछले केस में क्या था, उसको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, अब इसमें क्या है, उसको सस्पिशन है, उसको डाउट हो रहा है। अब पर्सन को अगर डाउट हो गया है तो उस केस में उसको चेक करना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर उसने उस चीज़ को नेग्लिजेंटली बिहेव किया तो वो उसकी गलती है। द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। अब उसने क्या है, नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज put upon an inquiry, for example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of outsider to make the necessary inquiry. अब सपोज इस मान करके चलो इस कंपनी का जो ये लोन लेने वाली थिंग थी ये आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस था, मतलब ये एबनॉर्मल चीज़ थी, बहुत रेयर चीज़ थी, ठीक है ना। अब ये रेयर चीज़ थी, इस पर्सन को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था सस्पिशन था, इस पर्सन ने क्या है, नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, नेग्लिजेंटली बिहेव किया, तो इस केस में भी इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हम कहीं ना कहीं कंपनी को सही ठहरा देंगे क्योंकि इस पर्सन की गलती है, इसने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। तो यही चीज़ ये कहता है
कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उस पर्सन को, यानी उसका जो भी उसका अगर डैमेजेस फेस कर रहे हैं तो उस चीज़ के उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर उसने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। सपोज करो फॉर एग्जांपल ये बता रहा है दैट अ ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, तो उस चीज़ को इसको इस पर्सन को क्या करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। लास्ट केस इज फॉर्जरी वाला केस। फॉर्जरी बेसिकली गाइस होता है फेक सिग्नेचर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू द इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट अ ट्रांजैक्शन बट इट कैनॉट अप्लाई टू फोर्जरी विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर फोर्जरी है, कहीं पे फेक साइन किए हुए हैं, अब जैसे एक पर्सन था, इसने क्या है कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस में क्या थे, यहाँ पे क्या था, फेक सिग्नेचर थे, तो फेक सिग्नेचर के केस में इस पर्सन को रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। उस चीज़ की अलग प्रोसीडिंग होगी कि मतलब जिस बंदे ने इसके साथ फ्रॉड किया उस चीज़ पे अलग चीज़ें चलेंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस बेस पे कि सिग्नेचर फेक थे उस चीज़ में इस पर्सन को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इंडोर मैनेजमेंट इन 3 केसेस में फेल हो जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे उसको एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो किस चीज़ की, इरेगुलरिटी की, वहाँ पे अगर उसको सस्पिशन हो इरेगुलरिटी का और वो फिर भी क्या है नेग्लिजेंटली बिहेव करे। और लास्ट केस आ जाता है फॉर्जरी वाला कि अगर फॉर्जरी चल रही हो या फॉर्जरी फेक सिग्नेचर हो तो उस केस में भी हम पर्सन को रिवॉर्ड नहीं करते हैं। तो होपफुली गाइज आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम पूरा कंपनीज एक्ट हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको एक लास्ट टॉपिक आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए अंडरस्टैंड करने में। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था अल्ट्रा वायरस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। तो बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस क्या है, कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये क्या है, आउटसाइडर के ऊपर है एप्लीकेबल। मेन डिफरेंस का यही है कि एक कंपनी अपने स्कोप से, जो भी उसका एमओए है उस स्कोप से बाहर ना जाए, ठीक है ना। अगर कंपनी अपने स्कोप से बाहर के काम करती है तो कोई भी पर्सन आकर के उसको रोक सकता है एंड बोलेगा कि ये काम गलत है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर कंपनी अपने स्कोप से बाहर जा भी रही है, मान करके चलो एक कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करेगी, लेकिन एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इस कंपनी के फाइनेंसिंग कर रहा है, इस कंपनी के साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर्सन को गलत ठहरा दिया जाएगा, गलत। हालांकि ये जो है फाइनेंसिंग के बाहर वाला एक्ट कर रहा है तो ये तो अपने आप में अल्ट्रा वायरस एक्ट है ही है, लेकिन ये जो पर्सन है ये पर्सन भी गलत कर रहा है कि उसने इसके डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं करा, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यू गेटिंग इट गाइज, ये कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के ऊपर है, वो आउटसाइडर की गलती और उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो ये एक्ट चाहे वो एमओए से बाहर हो, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो, लेकिन अगर उस पर्सन ने गलती की है, अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं पढ़ा है, तो इस चीज में कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा इस पर्सन को लेकर के। इस कंपनी, अब इस केस में 2 लग रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी लग रहा है इस पर्सन के ऊपर एंड यहाँ पे अल्ट्रा वायरस भी लग रहा है। कंपनी ये काम करेगी भी नहीं, ठीक है, एंड इस पर्सन को रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का वायलेशन किया, इसने डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं किया है। बेसिकली हमने अज्यूम कर लिया था कि इस पर्सन को क्या होता है, पता होने चाहिए था कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लेकिन नहीं पता था। तो मेन डिफरेंस यही था अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बीच में। सो थैंक यू सो मच गाइज, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फाइनली। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, और आपको इवन टेस्ट सीरीज भी चाहिए हो, लाइक मैं प्रॉपर केस लॉज भी आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी केस लॉज हैं कंपनीज एक्ट को लेकर के, वो सारी चीज़ें अगर आप बोलो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो एंड वन मोर थिंग गाइज कि अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ दैट इस सीरीज़ में, कंपनीज एक्ट की सीरीज़ में हमने सारे टॉपिक्स जो हैं डिटेल में क्लियर किया है। आपने जितना मैंने आपको नोटिंग दिया है, जितना मैंने आपको टॉपिक कराया, अगर सिर्फ आप वो भी पढ़ करके जाते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ गाइस। आप क्वेश्चन एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, और एटलीस्ट आपको नॉलेज होगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर आप मेरे को अपने सजेशंस, आपके कमेंट्स या आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच गाइज।